माय डियर फ्रेंड्स वेलकम। अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर से नेट एनर्जी गेन हासिल कर लिया है। देखिए, नेट एनर्जी गेन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने में जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, यानी जितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ और इसका जो आउटकम हुआ है, इसका पूरा दुनिया पर जो एनर्जी सेक्टर है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सक्सेस मिला है अमेरिकन साइंटिस्ट्स को, इसका अहमियत क्या है। और तीसरी बात कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दिशा में, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की दिशा में, उसको कमर्शियलाइज करने की दिशा में हम अभी कहाँ पर हैं, हमारा मतलब हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, राइट। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम समझेंगे कि इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, चलिए हम समझते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे के इतना पास लाया जाता है कि जिससे वे मिलकर एक हीलियम एटम बना देते हैं। तो होता क्या है कि दो लाइटर न्यूक्लियाई को आप लाइटर एटम को पास लेकर आए और उससे एक हैवी न्यूक्लियस आपने बनाया। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही जो सूरज है या जितने भी स्टार्स हैं उसके अंदर इतना जो है एनर्जी है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का जो सपना है, उन्होंने इंसान ने काफ़ी पहले देख लिया था। 1950s के दशक से ही साइंटिस्ट जो हैं इसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीक़ा से स्टार्स और सन की तरह ही एक ऐसा व्यवस्था क्रिएट करें, एक ऐसा एनर्जी सोर्स क्रिएट करें जिससे हमें अनंत काल तक एनर्जी मिलता रहे। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी का जो ये एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अमेरिकन साइंटिस्ट ने जो करके दिखाया है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि नेट एनर्जी गेन हासिल हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी की आप बात करें, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को तो हम कब से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात हम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हमने कई दशकों से यूज में ला रखा है। 1950 से ही न्यूक्लियर एनर्जी पूरे दुनिया में यूज हो रहा है। इनफैक्ट अभी अगर आप देखेंगे तो दुनिया का लगभग 10% एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह का हो सकता है। एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि यूरेनियम जो एक बहुत ही हैवी एलिमेंट है और अनस्टेबल एलिमेंट है, उसको छोटा दो लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और इसका तो इंडिया में भी काफ़ी यूज हो रहा है। तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो इस न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पर काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करवाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है ना और न्यूक्लियर फिजन में, दोनों में ही एनर्जी जो रिलीज होता है इस प्रोसेस के अंदर, ये काफ़ी बड़ा एनर्जी होता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जितना एनर्जी रिलीज होता है वो न्यूक्लियर फिजन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, अगर मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन एटम्स का मैं न्यूक्लियर फ्यूजन करवा रहा हूँ, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो 4 गुना ज़्यादा एनर्जी होगा जब आप एक यूरेनियम एटम को दो लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि डबल 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा एनर्जी हम न्यूक्लियर फ्यूजन में पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो एक कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए, कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जो नॉर्मली जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो या जो कुछ भी हो, उसमें काफ़ी हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। और इन्होंने जो धरती के ऊपर गदर मचा कर रखा है, जो तबाही मचा कर रखा है, ग्लोबल वार्मिंग
आप जान ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज किस तरीक़ा से हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो जिस तरीक़ा से इन्होंने इसने पूरा अर्थ को बर्बाद करके रखा है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड एनर्जी जो है हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन का तो खपत ही नहीं है, और इसमें जो एलिमेंट लगता है, इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो हाइड्रोजन लगता है, और हाइड्रोजन और हीलियम की धरती पर कोई कमी नहीं है, एबंडेंस में है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है न्यूक्लियर फ्यूजन का, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। न्यूक्लियर फिजन में देखिए कार्बन रिलीज तो नहीं होता है, लेकिन ये इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब फिजन के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि वो 1 2 3 4 इंसान के लिए नहीं, वो जनरेशन्स के जनरेशन्स बर्बाद कर सकता है। उसके अलावा न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए ना तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है, हज़ारों लोग एक साथ मर सकते हैं। तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है न्यूक्लियर फिजन के साथ। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये सब कोई ट्रबल है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से आप देखेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन का फ़ायदा है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन का आखिर मुश्किल इतना क्यों है, न्यूक्लियर फ्यूजन को ज़मीन पर उतारना, न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है काम कैसे करता है। अगर आप देखें इस ये जो स्लाइड है इसके ऊपर अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम जो है वो मिल रहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। देखिए दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ना पॉजिटिव एटम्स होते हैं। पॉजिटिव एटम्स को आप एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि एक दूसरे के रिपेल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्थ और नॉर्थ पोल को चुंबक में चिपकाते हैं तो वो चिपकता नहीं, कितना एनर्जी लगाने के बाद एक दूसरे से चिपकता है। एटम के केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में कुछ ऐसा ही होता है, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए होता है अगर आप 2 एटम्स को कंबाइन करवाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इनफैक्ट जो सूरज का कोर जो है ना, सूरज के बीचों बीच जितना टेम्परेचर है उससे 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए होता है न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने में। और अगर प्रेशर की बात करें तो लगभग जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका 100 बिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको चाहिए होता है अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना हो तो। अब इतना एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को लेबोरेटरी के अंदर सस्टेन करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये जो है इसको टॉकमैक बोलते हैं, और टॉकमैक में ही ये पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और इतना एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पर जनरेट किया जाता है। 100 बिलियन टाइम्स एटमॉस 1 एटीएम है ना, 100 बिलियंस टाइम्स। और जो सन का कोर है उसका लगभग 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर आपको यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। और अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के, मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन को लेके एक्सपेरिमेंट्स 1950 से ही हो रहे हैं, और अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के बाद, वो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने में मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर 10 यूनिट एनर्जी लगे हैं तो रिलीज जो एनर्जी हुआ है वो 8 6 5 इस तरीक़ा का रेशियो में हुआ है। मतलब लगभग बराबर हुए हैं, कभी भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप इसको कमर्शियलाइज और बड़े लेवल पर इसको आप कैसे ले जा सकते हैं। तो आप जो मैं अब बता रहा था कि यूएस साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है। ये साधारण ब्रेक थ्रू नहीं है, क्योंकि 50-70 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रिलीज होने वाला एनर्जी जो है वो सप्लाई एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसको एक बहुत बड़ा डील माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि अभी न्यूक्लियर फ्यूजन के जो अमली जामा पहलाने में, उसको ज़मीन पर उतारने में कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम फ्यूजन रिएक्शन से प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको रियलिटी में बदलने में अभी कम से कम 20 से 30 साल लगेंगे, कम से कम 20 से 30 साल, क्योंकि इसमें चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। अभी जो हम देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्यूजन एक्सपेरिमेंट बनने जा रहा है, फ्यूजन एक्सपेरिमेंट रिएक्टर बनने जा रहा है, वो ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बन रहा है। और ये इंटरनेशनल थर्मो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर जो बन रहा है इसमें 35 नेशंस एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं।
जब ये आईटीईआर ऑपरेशनल हो जाएगा, जब ये काम करना शुरू कर देगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मशीन, दुनिया का कहीं भी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये सबसे बड़ा मशीन होने वाला है। ठीक है। और अभी अभी जो अगर आप आईटीईआर का पोजीशन जानने की कोशिश करें, तो आईटीईआर रिएक्टर जो है अभी एक असेंबली फेज में। असेंबली फेज का मतलब ये है कि इसके जो लगभग 1 करोड़ पार्ट पुर्जे हैं, 1 करोड़ पार्ट पुर्जे जो हैं वो इसके 7 अलग अलग जो मेंबर स्टेट्स हैं उन वहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, और उसके बाद इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करके और फिर असेंबल और इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो अभी तो टॉकमैक जो है, ये रिएक्टर जो है अभी तो असेंबली के स्टेज में ही है। जब ये पूरी तरीक़ा से अपने फुल पावर में आ जाएगा, जब पूरी तरीक़ा से ये ऑपरेशनल हो जाएगा और फुल कैपेसिटी में काम करने लगेगा, तो जो प्रोडक्शन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए एनर्जी लगेगी, उससे 5 गुना ज़्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है। अभी तो जितना भी आप देखेंगे जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होते हैं फ्यूजन रिएक्शंस के, उसमें आप देखेंगे कि जो जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो मुश्किल से बामुश्किल कुछ सेकेंड्स के लिए होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन कर पाना लंबे समय के लिए काफ़ी मुश्किल है। आईटीईआर का जो टारगेट है वो है 3000 सेकेंड्स का, यानी रफली आप देखेंगे तो 50 मिनट्स के अराउंड आईटीईआर का टारगेट है कि हम इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन कर पाएँ। ठीक है। तो अब लास्ट में मैं आपको ये बताऊं कि कब तक तैयार हो जाएगी आईटीईआर। तो आईटीईआर प्रोजेक्ट देखो, इसको कमर्शियली वायबल बनाना और स्केलेबल बनाना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, इसमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाले हैं। 20 से 30 साल में तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट ही होगा। उससे 10 साल अगर आप और ऐड कर लें, तब जाके ये 2050 या 2040 तक आप मान के चलें कि ये कुछ हद तक हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो हमारा सपना है, उसे शायद हम आज से 25 साल या 30 साल बाद कभी पूरा होते हुए देख पाएंगे। तब जाकर धरती जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो जहरीला वातावरण बन चुका है पूरे दुनिया में, उसको हम उससे निजात पा सकेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।